आज आप करंट अफेयर्स 2020, 21 और 22 हम ये तीन की आर्थिकी पढ़ेंगे। 2020, 2021 और 2022 यानी 21-22 का जो बजट आया है। आपने देखा हम पहले ही इसके पहले जो कल का क्लास था उसमें हमने उत्तर प्रदेश विशेषांक के सहारे यूपी स्पेशल का 2021-22 का बजट हमने देख लिया था। बोले हाँ। आज आर्थिकी देखने वाले हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आजकल जो रिलेवेंट है, जब प्रश्न इकोनॉमिक्स से पूछे जा रहे हैं तो उन्हें सबसे अधिक करंट अफेयर्स से इंक्लूड किया जा रहा है। तो आपका करंट अफेयर्स 2020-21 का एक आपने सीरीज चालू किया है जो रोजाना आपको क्लास मिल रहा है और आप नोट्स पूरा कर रहे हैं। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी रही। अब आते हैं टॉपिक पे। अब प्रश्न के रूप में लें अगर हम, तो हम पहला लेते हैं कि 2020 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना, शीर्ष व्यापारिक भागीदार, शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना है। और याद रखिएगा 2020 का भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने वाला आपका देश है चीन, यानी सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भारत का जो है 2020 में चीन उभर कर आया है। आंसर है आपका चीन। अगले पे आते हैं हम। सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है? सरकार ने, याद रखिएगा, सरकार ने निजीकरण के लिए 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है। निजीकरण के लिए 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है। सूचीबद्ध किया है। वो 4 बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इन 4 बैंकों को भारत सरकार ने निजीकरण के लिए सूचीबद्ध किया है। निम्नलिखित में से कौन सा है और कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनको निजीकरण के लिए उसने लिस्टिंग कर दी है, लिस्ट कर दिया है, सूचीबद्ध कर दिया है। क्लियर है सब लोग? बढ़िया। अगले पे आते हैं हम। स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी वित्तीय संस्थान, स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी वित्तीय संस्थान, सरकारी वित्तीय संस्थान। आपसे पूछा गया है कौन है, कौन है? याद रखिएगा यह है केरल वित्तीय निगम, केरल वित्तीय निगम। यानी KFC, केरल फाइनेंस कॉरपोरेशन, केरल वित्तीय निगम। स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला सरकारी वित्तीय संस्थान है केरल वित्तीय निगम, केरल वित्तीय निगम। हुंडई ने किस नाम से चलने वाली कार रोबोट विकसित की है? हुंडई ने, हुंडई
चलने वाली कार रोबोट, चलने वाली कार रोबोट, चलने वाली कार रोबोट Hyundai द्वारा जो विकसित की गई है चलने वाली कार रोबोट, इसका नाम है टाइगर X1। टाइगर X1, टाइगर X1, तू सिरप ले। टाइगर X1, टाइगर X1। आरबीआई ने, ध्यान दीजिएगा, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ने कब वित्तीय साक्षरता दिवस मनाया है? वित्तीय साक्षरता दिवस, वित्तीय साक्षरता दिवस किस संस्था द्वारा मनाया गया? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। कब मनाया गया है? 8 से 12 फरवरी 2021 तक। 8 से 12 फरवरी 2021, 8 फरवरी से 12 फरवरी 2021 तक। अगला, भारत सरकार ने 2021 के लिए आर्थिक विकास की दर कितनी तय की है? आर्थिक विकास की दर, आर्थिक विकास की दर कितनी तय की है? तो याद रखिएगा 10.2%, 10.2%। इसके पहले उसने 8.8% की थी, लेकिन संशोधन करके उसने 10.2% कर दी। 2021 की आर्थिक विकास की दर उसने 8.8% की थी, अब उसे संशोधित करके 10.2% कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक विकास की दर निर्धारित की गई है, आपका आंसर होगा 10.2%। अगला प्रश्न आते हैं, सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता पुरस्कार किस बैंक को मिला है? सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता पुरस्कार किस बैंक को दिया गया है और किसने दिया है? याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिया है। और किसे दिया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता पुरस्कार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला आते हैं, 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अनुमानित 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? याद रखिएगा 7.7% माइनस में, माइनस में 7.7%, माइनस में 7.7% 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निर्धारित की गई है, वृद्धि दर निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, पंद्रहवां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया। इसमें 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं।
पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, के संथानम, ए के चंद्रा, डॉक्टर राजा मन्नार, महावीर त्यागी, ब्रह्मानंद रेड्डी, सेनेट चौहान, साल्वे, पंत, खुसरो, रंगराजन, विजय केलकर। और आपके 15वें वित्त आयोग 13 कौन है? वाई वी चौहान के बाद 15वां वित्त आयोग किसके हाथ में है? एन के सिंह के हाथ में। यानी 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो है एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन के सिंह। अब सुनिएगा, इनको अपनी रिपोर्ट देनी थी 2020 से 2025 तक। इनको रिकमेंड करना था 2020 से 2025 तक, लेकिन भारत सरकार ने इनको एक्सपेंड कर दिया। इनको कहा अब आप दीजिए 2021 से 2026 तक, 2021 से 2026 तक। अगर आपसे पूछता है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा कब से कब तक अनुमानित है, आप कहेंगे 2021 से 2026 तक। आप जानते हैं कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। एक अध्यक्ष और इसमें 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और प्लस 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। क्लियर? और अब तक कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिसमें पहला वित्त आयोग जो था, पहला वित्त आयोग जो बना था, पहला वित्त आयोग वो था केसी नियोगी की अध्यक्षता में। केसी नियोगी की अध्यक्षता में था। क्लियर है? अब इसने क्या कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है, याद रखिएगा, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? वित्त आयोग का उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। और हमारे 15वें वित्त आयोग ने कहा है कि केंद्र को अपनी कुल प्राप्त आयों में से 42% राज्यों को देने होंगे। कितना देना होगा? यानी उसने कहा है 15वें वित्त आयोग ने, बहुत महत्वपूर्ण, कि राज्य का हिस्सा 42%। राज्य का हिस्सा कितना होगा? बहुत बढ़िया, आंसर है 42%। किस वित्त आयोग की अनुशंसा पे? 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पे। जितनी चीजें बोर्ड पे हैं उतनी चीजें कॉपी पे होनी चाहिए। जितनी चीजें बोर्ड पे हैं उतनी चीजें कॉपी पे। क्लियर हो गए? आगे बढ़े। बढ़िया। दो 2020-21 में कृषि क्षेत्र का विकास दर अनुमानित, कृषि क्षेत्र का विकास दर अनुमानित, याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र का विकास दर माना गया है 2020-21 में 3.4%। 3.4% माना गया है। 3.4%। ब्रॉड गेज रेल मार्ग, ब्रॉड गेज रेल मार्ग भारत सरकार ने ब्रॉड गेज रेल मार्ग का 100% विद्युतीकरण, विद्युतीकरण का लक्ष्य, विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है 2023 में।
यानी 2023 तक भारत सरकार ब्रॉडगेज रेल मार्ग का 100% विद्युतीकरण कर देगी, इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा ये। अब प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है आपके पास कि किस संघ राज्य क्षेत्र के लिए 2021-22 के बजट में गैस पाइपलाइन परियोजना उसको दी गई है। गैस पाइपलाइन परियोजना के इस यूटी को ये पुरस्कार मिला है, यानी उसके यहां गैस पाइपलाइन, नई गैस पाइपलाइन परियोजना प्रारंभ की जाएगी। वो यूटी है जम्मू कश्मीर। कौन सा है आपको पता है? जम्मू कश्मीर अब यूटी बन चुका है, संघ राज्य क्षेत्र बन चुका है। आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने किसे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? बोर्ड का नया अध्यक्ष, और बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं अनीस शाह। बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं अनीस शाह। विश्व आर्थिक मंच 2021 की बैठक कहां होगी? विश्व आर्थिक मंच 2021 की बैठक कहां होने वाली है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए जा रहा है। इसकी बैठक कहां होगी, आयोजित की जाएगी? तो याद रखिएगा सिंगापुर में। कोरोना के पहले, कोविड-19 के पहले ये बैठक होने वाली थी स्विट्जरलैंड में। कहां पे बैठक होने वाली थी? अब कोविड-19 की कारण स्विट्जरलैंड से बैठक टल चुकी है। अब यह बैठक होगी सिंगापुर में। बैठक होगी, अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा कि स्विट्जरलैंड में होने वाली थी, लेकिन अब यह बैठक कहां होने जा रही है? सिंगापुर में होने जा रही है। आप देख रहे हैं आर्थिकी पे, आज का टॉपिक आप आर्थिकी पे देख रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक, आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक, आरबीआई ने अपना डिजिटल भुगतान सूचकांक प्रारंभ किया है 1 जनवरी 2021 से। 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ, 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ, 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया है आरबीआई ने अपना डिजिटल भुगतान सूचकांक। डिजिटल भुगतान सूचकांक 2020 में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश, 2020 में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश, सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश, याद रखिएगा आपका आंसर है चीन। चीन ने सबसे अधिक एफडीआई लिया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे अधिक उसके यहां हुआ है, सबसे अधिक हुआ है।
याद रखिएगा, भारतीय सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट, भारतीय सेना के जवानों के लिए, भारतीय सेना के जवानों के लिए भारतीय सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट, शौर्य सैलरी अकाउंट, शौर्य सैलरी अकाउंट खोलने वाला जो बैंक है वो है बंधन बैंक, बंधन बैंक। इसने भारतीय सेना के जवानों के लिए एक अकाउंट खोला है, शौर्य सैलरी अकाउंट, शौर्य सैलरी अकाउंट। अगला देखेंगे, 2021-22 के बजट में बीमा कंपनी जो है, बीमा कंपनी के निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। 49% से बढ़ाकर इसे 74% कर दिया गया है। और याद रखिएगा, इसी बजट में लद्दाख के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला हुआ है, यानी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय 2021-22 के बजट में विश्वविद्यालय। कहां पर? लेह में। लेह कहां है? लद्दाख में। यूटी है लद्दाख, उसका एक जिला है लेह, क्योंकि लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और करगिल। क्लियर? तो लेह के लिए 2021-22 के बजट में भारत सरकार ने एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है। क्लियर हो गए? बढ़िया। भारत की जीडीपी कितनी होगी इस बजट में? अनुमान, भारत की जीडीपी, भारत की जीडीपी का अनुमान 2021-22 के बजट में किया गया है 10.5% का, कि भारत की जीडीपी 10.5% रहेगी, 10.5% रहेगी। अगला प्रश्न, याद रखिएगा, आईएमएफ आपने सुना है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। आईएमएफ में अब देश की संख्या हो गई है 189। आईएमएफ जो 1945 में गठित हुआ था, इसमें कुल देशों की संख्या हो गई है 189, वर्तमान में 189। और जो नया बना है, शामिल हुआ है, वो है नोरू गणराज्य, 189। और जो नया 189 आया है वो है नोरू गणराज्य, गणराज्य। आईएमएफ में सदस्य देशों की संख्या अब हो गई है 189। और जो 189वां देश शामिल हुआ है आईएमएफ में, वो है नोरू गणराज्य, नोरू गणराज्य। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश।
पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। आरबीआई ने एक संगठन स्थापित किया है RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। RBIH इसको कहते हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। यह गठित किया है आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है, RBIH के पहले अध्यक्ष बने हैं सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन। सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन, सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन RBIH के पहले अध्यक्ष, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। यह गठन हुआ है आरबीआई द्वारा। यह गठन करने वाली संस्था है आरबीआई। यह गठन करने वाली संस्था है आरबीआई। पहली बार, वह राज्य जहां पहली बार हींग की खेती हुई है, पहली बार हींग की खेती, क्योंकि हम लोग इसके लिए नेपाल पर निर्भर हैं। हींग की खेती, पहली बार हींग की खेती करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की गई है। पहली बार हींग की खेती की गई है। पहली बार हींग की खेती की गई है। एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन है? स्वच्छता साक्षरता अभियान, स्वच्छता साक्षरता अभियान, स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने वाला राज्य है कर्नाटक। अपनी साक्षरता को बढ़ाने के लिए वो इसने स्टार्ट किया है स्वच्छता साक्षरता अभियान को, स्वच्छता साक्षरता अभियान को। कर्नाटक है। विश्व बैंक में कौन सा ऐसा भारतीय प्रशासनिक है जो विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुआ है? विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक भारतीय कौन सा है? भारतीय का नाम बताना है आपको। नाम है राजेश खुल्लर। राजेश खुल्लर, राजेश खुल्लर। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या किया है? क्लियर? बढ़िया। वोडाफोन यानी आइडिया ने अपना नाम बदल दिया है और नाम रखा है टुगेदर फॉर टुमारो, VI या टुगेदर फॉर टुमारो। टुगेदर फॉर टुमारो। आइडिया ने अपना नया नाम रखा है, नया नाम है टुगेदर फॉर टुमारो या VI, टुगेदर फॉर टुमारो। क्लियर? वोडाफोन V से और आइडिया I, यानी पहला नाम है VI या टुगेदर फॉर टुमारो। तो आज के लिए केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।